अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। ताज़ा तरीन हवा के झोंके की तरह की ख़बरें और कुछ गर्मा गर्म ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ, सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी ख़बर से। तो आज की जो पहली सबसे बड़ी ख़बर ये है कि आपको पता है कि ईद ख़त्म हो चुकी है। न्याज़ी साहब के ख़िलाफ़ पूरा एक शिकंजा तैयार हो चुका है। न्याज़ी साहब अगर एक शिकंजे से निकलते हैं तो दूसरे में फंसेंगे, दूसरे से निकलते हैं तो तीसरे में फिरेंगे फंसेंगे। और जैसे जैसे मैं ये वीडियो आगे बढ़ाती जाऊंगी आपको साथ साथ ये पूरा जो शिकंजा है ये भी समझाती जाऊंगी। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी ख़बर है, आपको पता है कि एक एक करके न्याज़ी साहब के तमाम लोग जो हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महंगे पड़े हैं इस वक्त तक न्याज़ी साहब को, वो पड़े हैं जनाब जी परवेज़ खटक। आपको पता है कि परवेज़ खटक जो है वो सुल्तानी गवाह भी बन गए हैं। आपको ये भी पता है कि परवेज़ खटक ने न्याज़ी साहब को कहा भी कि भाई आप मेरे साथ पंगा मत लीजिए, मैं जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ हम लोग दुश्मनियाँ नहीं करते हैं, बात को ख़त्म कर दीजिए, मुझे अपनी नई पार्टी बनाने दीजिए। न्याज़ी साहब ने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा जी मुझे शो कॉज से फ़र्क भी नहीं पड़ता। और उसके बाद अब जो महंगे तरीन पड़े हैं परवेज़ खटक, वो इस तरह से पड़े हैं कि उन्होंने अपने साथ और बहुत सारे सुल्तानी गवाह जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। और ऐसे सुल्तानी गवाह तैयार कर लिए हैं कि न्याज़ी साहब एक को मना करेंगे तो दूसरे को मना नहीं कर पाएंगे, एक से मुकरेंगे तो तीसरे से नहीं मुकर सकेंगे। अब जनाब एक तरफ परवेज़ खटक जो हैं वो उनके लिए फांसी का फंदा बनने को तैयार हैं, क्योंकि वो अपने साथ 25-30 ऐसे वज़रा को ला कर न्याज़ी साहब के ख़िलाफ़ गवाह बना देंगे जो ये बार बार कह रहे हैं कि जनाब आली इन्होंने ही बेसिकली 9 मई का वाक़या करवाया था और पूरी प्लानिंग की थी और हर चीज़ के लिए हमें ट्रेनिंग दी थी। और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि मलिक रियाज़ ने भी अब न्याज़ी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो वादा माफ़ गवाह बनने का फ़ैसला किया, जिसको मैं कंडेम करती हूँ सबसे पहले। क्यों? क्योंकि देखिए मलिक रियाज़ एक वो शख्सियत हैं जो बिज़नेस टाइकून है और जो हर जो पॉलिटिशियन आते हैं उनके साथ मिल जाते हैं, हर हुकूमत के साथ मिल जाते हैं। उनका तो काम है कि जी पैसे देना, अपने काम करवाना। दूसरी तरफ ये कि इन्होंने कराची बहरिया के अंदर भी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स किए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है वो छोड़ा। उसके बाद अल कादिर यूनिवर्सिटी के चक्कर में इन्होंने जो पाकिस्तान का 190 मिलियन डॉलर बाहर भेजा। तो मेरा ख्याल है कि जो मेन कल्प्रेट हैं वो कौन है? मलिक रियाज़ है। लेकिन मलिक रियाज़ से अगर कुछ डॉलर्स, कुछ अरब डॉलर्स जो हैं वो लिए हैं बतौर रिश्वत बुशरा बीबी ने या इमरान न्याज़ी ने, तो ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ कि बतौर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के इतनी बड़ी साजिश करना या बिज़नेस टाइकून के साथ मिलकर रिश्वतें लेना न्याज़ी साहब को या पिंकी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर अगर ये समझते हैं मलिक रियाज़ कि वो महज एक सुल्तानी गवाह बन के या वादा माफ़ गवाह बन के जो है वो न्याज़ी को फंसवा देंगे और ख़ुद वो बच जाएंगे और ख़ुद उनको क्लीन चिट मिलेगी, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसको कंडेम करती हूँ। लेकिन बहरहाल अभी तक की बड़ी खबर यही है कि मलिक रियाज़ जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। और जैसे ही देखें मैं आपसे बात करना शुरू करती हूँ मेरे मुर्गे बोलना शुरू हो जाते हैं, और हैं भी कोई 150 के करीब। तो इसलिए जो है ना, कोई एक चुप करता तो दूसरा बोलना शुरू कर देता, इसलिए इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, आपको पता है कि पहले जो असद उमर हैं वो भी इनके खिलाफ बोल चुके हुए हैं, फयाजुल हसन चौहान बोल चुके हुए हैं, परवेज़ खटक जो हैं वो वैसे गले की हड्डी बने हुए हैं, ऊपर से मलिक रियाज़ का भी काम आ गया है। अब जनाब अगली खबर ज़रा सुनिएगा, ज़रा बड़े गौर से कान लगा के सुनिएगा। वो ये है कि न्याज़ी साहब के जो सहूलतकार हैं उनको अब फारिग करने का इरादा बन चुका है हुकूमत का। वो कैसे? वो ऐसे कि अब जो न्याज़ी साहब के गिर्द जो शिकंजा टाइट होने जा रहा है, ईद ख़त्म हो चुकी है, अब उनको गिरफ्तार करना है। लेकिन गिरफ्तारी का मकसद हुकूमत ये नहीं चाहती कि न्याज़ी साहब को फिर पकड़ा जाए और फिर से 2 दिन के बाद छोड़ना पड़ जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि अब की बार शिकंजा इतना सख्त हो कि न्याज़ी साहब छूटे ना। उसके लिए अब इन्होंने जनाब किया क्या है, न्याज़ी साहब को सबसे ज़्यादा जो रिलीफ मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो उनको मिलता है जी अदालतों से। अब अदालतों के अंदर जो रिलीफ देने वाले जजेस हैं वो कौन से हैं? वो हैं जिनको नवाजा गया था। ये वो हैं जो मेरिट के ऊपर जिनकी तकर्रियाँ नहीं हुई हुई, बल्कि जिनको जो है फेवर्स मिली हुई हैं। तो अब जनाब अली न्याज़ी साहब के जो सहूलतकार जजेस हैं उनकी तादाद गिन ली गई है, और जो गिनने वाले हैं उन्होंने जो शॉर्ट लिस्ट की है उसमें टोटल जो जजेस की तादाद आई है वो आई है जी 6। ठीक है, गौर से खबर सुनिए। 6 जजेस को अब फारिग कर दिया जाएगा। तो आप सोचें कि अदालतों में न्याज़ी साहब को उनकी मर्जी के मुताबिक इंसाफ कौन देगा? ज़रा सोचिए, ये एक बड़ी खबर है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो 6 जजेस हैं, कहीं आपके ज़हन में ये ना आ जाए कि हाय खुदा ना खास्ता इनके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। नहीं जी, ये वो 6 जजेस हैं जो जूनियर जजेस थे और जिनकी तकर्रियाँ जो हैं वो मेरिट के ख़िलाफ़ हुई हैं। और आपको मैं याद करवाती हूँ कि जस्टिस सेठ वकार थे, वो इतने सीनियर वकील थे, इतने सीनियर जज थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लगना चाहिए था।
लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाया गया था। और सीनियर होने के बावजूद जब उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया था तो उनकी जगह जो है वो जूनियर जज को प्रमोट कर दिया गया था, आपको याद होगा। तो उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया था, सेठ वकार ने, लेकिन जस्टिस गुलजार ने इस पिटीशन को लगने ही नहीं दिया था। वो केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट के माल खाने में खजल ख़राब हो रहा है। और जनाब अभी सुप्रीम कोर्ट में मौसम जो है, मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं वो शुरू हो रही हैं, 15 सितंबर को ख़त्म हो जाएंगी। 16 सितंबर को बदनाम ज़माना करप्ट चीफ जस्टिस साहब, यानी समझ गए हैं बे से जिनका नाम शुरू होता है, वो रिटायर होंगे। तो जैसे ही चीफ जस्टिस साहब यानी कि बे हो जाएंगे रिटायर, तो उनके फ़ौरन बाद जो है जस्टिस सेठ वकार का केस 184 के तहत जो है वो अदालत के अंदर दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि बंदयाल साहब के दौर में तो ये सब चीज़ों का फैसला नहीं हो रहा। तो फिर जो है तमाम जूनियर जजेस को वापस भेजा जाएगा। समझ आ गई कि जितों तुसी आए हो हुण उत्थे ही तुसी वापस चले जाओ। और अगर इन जजेस को हाई कोर्ट में जगह नहीं मिलती, अगर उनको जगह नहीं मिलती तो फिर उन्हें हुकूमत किसी और महकमे में फ़िट करेगी। और ये केस जो है 184 के तहत जो है हर हाल में लगना है। और इन हम ख्याल जजेस ने जितनी अत मचाई हुई थी, इनको यही डर पड़ा हुआ है कि बंदयाल साहब जाएंगे तो हुण साडा की बनेगा, लेकिन अब उनका जाना जो है वो ठहर गया है। और जितनी अत मचाई हुई थी उनको इसका हिसाब देना होगा। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरिट पे सीनियर जजेस को अब ऊपर लेकर आएंगे। यानी कि अब आपको ये जो पूरा शिकंजा है ये समझ में आ गया कि ये जो 6 जूनियर जजेस जो न्याजी साहब को जगह जगह रिलीफ देते हैं, इनको वापस भेज दिया जाएगा। इनकी जगह जो सीनियर जजेस हैं वो आ जाएंगे और जस्टिस वकार का जो केस है वो उसका फैसला हो जाएगा। बे साहब अपने घर चले जाएंगे और बेबे जो है वो न्याजी साहब रोएंगे कि हाय बेबे हुन मैं की करा, तो हाय बेबे हुन मैं क्या की करा। समझ आइए आपको पूरा शिकंजा। तो ये मैंने आपको खबर दे दी है। तो जैसा कि मैंने आपको ये पूरा शिकंजा समझा दिया है, न्याजी साहब को पूरी तरह से इसकी कहानी की समझ आ चुकी है। उनको पता है कि अब मेरे साथ क्या होने जा रहा है। अब न्याजी साहब जो हैं वो चाहते थे कि किसी तरीके से मैं पहले ही इतनी हाइप क्रिएट कर दूँ, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को जो है वो कहूँ कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन उनका ये प्लान तो फेल हो गया। अब उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना मैं इंटरनेशनल मीडिया को इतने इंटरव्यूज़ दूँ कि मैं पाकिस्तान को इतना बदनाम कर दूँ कि बता दूँ कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती होने वाली है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है न्याजी साहब ने जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में एक शख्स को इंटरव्यू दिया। और जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा नोट करें मेरी ज़्यादती की मेरे साथ क्या इंतहा करें। ये देखें मेरे साथ कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। ज़्यादती की इंतहा ये देखें कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मेरा नाम नहीं लिया जा सकता। देखें कितनी बुरी बात है, मेरा नाम तक लेने की इजाज़त नहीं है। इस पे जो इंटरनेशनल मीडिया का सहाफ़ी था उसने उनको लाजवाब कर दिया न्याजी साहब को। न्याजी साहब को जवाब देते हुए उसने कहा कि आपके दौर में भी ऐसे ही था, आपके दौर में भी मीडिया के ऊपर कदगन लगी हुई थी, आपके दौर में भी ये सब कुछ था। लेकिन न्याजी साहब ने क्या किया, न्याजी साहब मुकर गए। न्याजी साहब ने कहा नहीं जी मेरे दौर में तो कोई कदगन नहीं लगी हुई थी। और साथ साथ आपको क्लिप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे जो 24 चैनल न्यूज़ है उसका जनाब अली यहाँ पे वो दिखाती हूँ, जिस तरह से इन्होंने पैमरा के ज़रिए वो चैनल बंद करवाया था। और भी 2-3 चैनल्स बंद करवाए थे, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये सबूत मिला था तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से इन्होंने 24 न्यूज़ इसलिए बंद करवा दिया था कि उन्होंने जो है वो न्याजी साहब के ख़िलाफ़ ख़बर क्यों दी थी। ठीक है, जियो के ऊपर इन्होंने कितने सख्त आप समझें कि मामला चला के रखे थे। मैं जियो में थी, मुझे पता है कि हम किस तरह से काम करते थे। और आप यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि आए रोज़ वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ जाती थी और जियो के ऊपर जितनी सख्ती, और फिर मीर शकील रहमान को अंदर करवा दिया और जिस तरह से उनसे बदले लिए। न्याजी साहब ने किसको बख्शा, न्याजी साहब ने किसको छोड़ा। लेकिन बहरहाल न्याजी साहब ने इंटरनेशनल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनको कहा नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद न्याजी साहब ने कहा कि आप देखें जी इन्होंने इमरान राज के साथ क्या किया, इन्होंने देखे जी अरशद शरीफ के साथ क्या किया। उस पर उन्होंने कहा कि जी जो इंटरनेशनल सहाफ़ी थे उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी आप अरशद शरीफ का नाम ले रहे हैं, आप इमरान रियाज का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपके दौर में आपने सहाफ़ियों को अंदर बंद करवाया, आपने उनको जेलें करवाई। तो न्याजी साहब मुकर गए फिर से। न्याजी साहब ने कहा कि नहीं जी मेरे दौर में तो सिर्फ मतीउल्लाह जान जो है ना उसको जेल में भेजा गया था और अगले दिन मैंने मतीउल्लाह जान को भी छुड़वा दिया था और मेरे दौर में किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। जबकि मैं कहती हूँ कि जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं, अगर आप में से जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है नीचे अपनी तस्वीर शेयर करें जब आप जेलों में गए थे। तो अफसोस की बात है कि न्याजी साहब के दौरे हुकूमत में न्याजी साहब ने जितनों को जेल में भिजवाया वो मुकर गए। उन्होंने कहा जी ऐसा तो हुआ ही नहीं। और फिर उसके बाद जनाब अली जो एंकर पर्सन था उसने बहरहाल राज्य के जैसे कहते हैं ना जलील किया
पर तुसी फिर भी ज़रा ना फील किया। कहते ना असा रज के जलील किया, तुसी ज़रा भी ना फील किया। ये वो वाला हिसाब हुआ नाज़ी साहब के साथ। ये क्लिप अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं छोटा सा आपको दिखा भी देती हूँ, इंटरनेशनल मीडिया का जो उनके साथ इंटरव्यू हुआ था। I mean, there is no comparison what is happening right now. My name cannot be mentioned on media. Hold on. When you were Prime Minister, Nawaz Sharif's name couldn't be mentioned on air either. That's what you. अब चलते हैं जी खबर नंबर 3 की तरफ। ये दो पीटीआई के रहनुमा हैं जी। एक का नाम है जी असद कैसर जो पीटीआई के रहनुमा हैं, और दूसरे हैं जी शहराम तरकई। ये दोनों हजरात जो हैं इनमें से एक जो हैं यानी कि असद कैसर, इनका ताल्लुक स्वाबी से है, लेकिन इनका जो बिज़नेस है और इनकी जो जायदादें हैं वो बरतानिया में हैं। और ये जो दूसरे साहब हैं शहराम तरकई, इनका जो बिज़नेस और इनकी जो जायदादें हैं वो टर्की में हैं और ऑस्ट्रेलिया में हैं। अब जनाब अली इन्होंने जनाब क्या किया, इन्होंने रातों रात एक नई कार्रवाई डाली है। कार्रवाई इन्होंने ये डाली है कि इन्होंने खामोशी से, चुपके से, बताया जा रहा है कि असद उमर जो है वो इस चीज़ में कामयाब हो गए हैं। इन्होंने रातों रात अपनी फैमिली को बरतानिया और टर्की भेज दिया है। कुछ को टर्की भेजा है, कुछ को बरतानिया भेजा, जो जहाँ जा सकता था, जिसका जहाँ जहाँ का वीज़ा लग रहा है उनको इन्होंने भगवा दिया है। और ये जो शहराम तरकई हैं इनके बारे में भी बताया कि इनकी जो फैमिली है वो भागने के लिए पर तोल रही है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से जितने भी लोग भागने की तैयारियां कर रहे थे, ज़्यादातर मोस्टली जो हैं वो इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी रवानगी के जो डिपार्चर्स होते हैं वहाँ से पकड़े गए हैं। अब यहाँ पे ना दो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि बताने वाले बता रहे हैं कि जो असद कैसर की फ़ैमिली है वो भाग चुकी है, जो कि शहराम तरकई की फ़ैमिली है वो पर तोड़ रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भागी नहीं है, बल्कि उन्होंने अभी उनके भागने की मुकम्मल तैयारी जो है वो कर ली है। अगर अभी तक नहीं भागे हैं तो फिर इनको पकड़ लेना चाहिए, अगर भाग चुके हैं तो फिर इंटरपोल के ज़रिए लाएँ, जैसे मर्जी लाएँ। पाकिस्तान से भागने वालों की अब कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये अब तक की जनाब अली बड़ी खबर थी। इसके बाद चलते हैं जी खबर नंबर 4 की तरफ। खबर नंबर 4 ये है कि काफ़ी दिनों से मैंने आपको खुदीजा शाह के बारे में नहीं बताया। खुदीजा शाह के बारे में अब लोग ये चामागोइयाँ करना शुरू हो गए थे कि शायद अब उनको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसने यही किया था ना कि 9 मई को जाके तोड़फोड़ की थी और उसने लाइव आकर सेशंस किए थे। तो शायद हो सकता है कि अब उसके लिए कोई आसानी का रास्ता निकले, लेकिन नहीं जनाब जी, उनके लिए आसानी का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि खुदीजा शाह की मज़ीद 14 दिन की फैंटी जो है वो तैयार हो गई है। वो कैसे कि उनका 14 दिन का जो जुडिशल रिमांड है मज़ीद उसको मंजूर कर लिया गया। पहले भी 14 दिन का मंजूर हुआ था, अभी फिर से 14 दिन का मंजूर हुआ है। और जब वो आई जेल में तो वो जो उनके चलने में एक फ़िरौनियत होती थी, ज़ाहिर बात है अरबपति हैं वो, इतना उनका बड़ा बिज़नेस चलता, इतना उनके पास पैसा है, बाप दादा इतने अमीर हैं, तो उस खातून के चलने में एक रौनक तो होगी ना, एक फ़िरौनियत तो होगी। लेकिन वो फ़िरौनियत जो है ना वो मरती हुई, कहीं दम तोड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उनका पैसा कहीं काम नहीं आ रहा, उनकी सिफारिश कहीं काम नहीं आ रही। उनके वालिदैन हर तरह से कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन वो भी कहीं काम नहीं आया। हालांकि उनके पर्सनल ताल्लुकात हैं जहांगीर तरीन के साथ भी और शहबाज शरीफ के साथ भी, लेकिन उसके बावजूद भी इदारों ने कहा कि जी ज़ीरो टॉलरेंस। और उनको अदालत के अंदर यानी कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें पेश किया गया था, और अदालत ने कहा है पुलिस को कि आइंदा जब आपने मुलजिमा को 14 दिन के रिमांड के बाद पेश करना है तो इनका चालान भी जमा करवाना है। चालान जमा करवाने का भी हुक्म जो है वो दे दिया गया है। तो लिहाजा अब इनके भी हक़ में मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ें नहीं जा रही। तो अल्लाह ही है जनाब जी जो कि बेहतरियाँ करे। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। IMF के साथ मुआहदा हो चुका है, उसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। IMF से मुआहदे का फ़ायदा एक तो ये है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा और पाकिस्तान के ज़खायर में जो है वो इजाफ़ा होगा। लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि IMF जब भी पैसा देता है वो हमेशा लोगों के ऊपर बोझ लादता है और हमेशा हुकूमत को कहता है कि आपने बिजली की कीमतें बढ़ानी है, आपने टैक्सेस बढ़ाने हैं। अब जनाब 215 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो IMF ने कहा है कि लोगों पे लगाने हैं और लोगों से ही लेकर अब उन्होंने देने हैं। बिजली भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तकरीबन 4 से 5 रुपए फ़ी यूनिट जो है वो महंगी हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि बिजली का रेट कहाँ से कहाँ जाएगा। हो सके तो कमेटियाँ डाल लें और सोलर पैनल्स अपने घरों में लगवा लें। और स्टॉक एक्सचेंज में बेशक बेहतरी आई है, 2230 के ऊपर जो है पॉइंट्स पे बंद हुई और डॉलर जो है वो 5 रुपये सस्ता हुआ। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है और सवाल ये है कि डॉलर सस्ता होने के बावजूद भी महंगाई में तो कमी नहीं आ रही। डॉलर आप नीचे ले आए हैं, लेकिन जो इसका रिलीफ है वो आप आम आवाम तक नहीं पहुँच रहा। क्या फल वाला अपने रेट्स कम करेगा? क्या जो ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग हैं वो अपने किरायों में कमी करेंगे? क्या रोटी आटे में जो है वो
कीमतों में कमी आएगी, तो जब वो आएगी तो फिर ही उसके ऊपर बात होगी। नवाज शरीफ ये इंदिया दे चुके हैं कि अगले चौथे वज़ीर आज़म वो हैं, इसलिए उन्होंने इसहाक डार को भी कहा है कि किसी भी सूरत कुछ भी करके हमें महंगाई कम करनी है। फ़िलहाल महंगाई ज़्यादा है, इसके बाद आपको पता है अभी जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए कोई वज़ीर आज़म आएंगे और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन के बाद जो है वो अगर PML आती है और अगर वो वाकई महंगाई में कमी करती है तो ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ ज़रूर होगा। और उसी चक्कर में नवाज शरीफ जो हैं वो UAE के अंदर, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया कि उन्होंने अपना दौरा जो है वो 1 हफ़्ता मज़ीद आगे बढ़ा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने हज करने जाना था, उम्रा करने जाना था, नहीं जा सके, सिर्फ इसलिए कि वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ सिर्फ मुआशी प्लान्स के ऊपर बात करें कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को उनके अकॉर्डिंगली 2017 वाला पाकिस्तान बनाना है। तो अल्लाह करे कि वो मुआशी प्लान मुरतब देने में, करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक होती है तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। क्योंकि आवाम जो है ना, इस वक्त काम उनके पास कोई नहीं है और पैसा जो है वो उनका कहाँ से वो बेचारे खर्च करेंगे। लोगों का बहुत बुरा हाल है इस वक्त। और जनाब अली अरबाब इक़्तिदार तक ये आवाज़ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे बड़ी खबर बताई है कि मलिक रियाज जो हैं वो भी असद उमर, परवेज़ खटक और फयाज़ चौहान की तरह सुल्तानी गवाह बन गए हैं, वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और जो मैंने आपको बताया कि 6 जजेस की छुट्टी होने वाली है और जिनसे न्याजी साहब रिलीफ लेते हैं और न्याजी साहब के खिलाफ जो शिकंजा तैयार हो गया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके अलावा मुझे बताइएगा कि न्याजी साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जिस तरह से बहलाने फुसलाने की कोशिश की, अब इंटरनेशनल मीडिया भी उस तरह से उनकी बातों में नहीं आता और उनको शर्मिंदा कर रहा है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? PTI के जो 2 रहनुमा यानी कि असद कैसर और शहराम तरकई जो हैं वो भागने की तैयारियों में हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? खुदीजा शाह की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है, डॉलर 5 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन लोगों को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला और बिजली जो है वो मज़ीद महंगी होनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीरें जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हर किसी भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।